हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, डीपीपी के सवाल आप लोगों से बन रहे होंगे और सॉल्ट एनालिसिस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सर ये लास्ट वाली बात ना थोड़ी कम जच रही है, हमें पसंद तो खैर हमें बिल्कुल नहीं आ रहा, बट बेटा कोई ऑप्शन नहीं है ना, जेई के सिलेबस में है, आपके बोर्ड के सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। अब कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी आखिरी चैप्टर है यार इनऑर्गेनिक का, इतना कुछ झेल गए, ये तो झेल ही जाएंगे, है ना। फोड़ देंगे कि फूट जाएंगे, आराम से फोड़ना ही है अपने को अब तो, है ना। बेटा जी अपन लोग ने क्या डिस्कस किया था अभी तक। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे बेसिक रेडिकल्स की बातचीत स्टार्ट करी थी पिछले सेशन में। और जब बेसिक रेडिकल की बातचीत शुरू हो गई थी तो हम लोगों ने बात करी थी कुछ ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन, उनके प्रिलिमिनरी टेस्ट, उनका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना, सारी बातें कर ली थी। और हमने कुछ कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ लिए थे। तो क्या पढ़ लिया था और क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट से रिकैप लेते हैं उस चीज का। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी लास्ट सेशन में कि बेसिक रेडिकल अगर पढ़ना है तो यार एक चीज समझ में आनी चाहिए जिसको हम कहते थे ओरिजिनल सोल्यूशन। जैसे एसिडिक रेडिकल पढ़ने के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, बेसिक रेडिकल के एनालिसिस के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना सीख लिया था तो हमने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट कराए थे। क्या थे वो प्रिलिमिनरी टेस्ट भाई? मैंने अलग अलग रिएजेंट डाले थे और देखा था कि हर केस में कैसे कैसे पीपीटीज आ रहे हैं। फिर मैंने उन पीपीटीज के ग्रुप रिएजेंट्स के साथ साथ उनके कलर भी याद कर लिए थे, है ना। यहाँ पे एक नई चीज मैंने सीखी थी ग्रुप 2 वाली। मैंने कहा था ग्रुप 2 के जो आपके इतने सारे रेडिकल होते हैं वो फर्दर आपके बाइफरकेट होते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड के हिसाब से। जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं। और उस हिसाब से मैंने उनको 2A और 2B नाम दिया था, राइट। ठीक है, 2A 2B नाम दिया था। फिर ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 0, सारे ग्रुप से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया था। जब प्रिलिमिनरी टेस्ट तुम्हें सबका समझ में आ गया था तो हमने शुरू करी थी बातचीत कंफर्मेटरी टेस्ट की। और बेटा जब कंफर्मेटरी टेस्ट की बात शुरू करी तो मैंने 3 ग्रुप्स की बात करी थी। आपसे बात की थी ग्रुप 1 के बारे में, आपसे बात करी थी ग्रुप 2A के बारे में, और आपसे बात करी थी ग्रुप 2B के बारे में। बेसिकली ये दोनों ही ग्रुप 2 हैं पर हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। और मैंने आपको बोला था कि हम ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोगों को रिवाइज कैसे करना है, बात को सुनो, बात को समझो, फिर उसके बाद में A4 शीट पे या फिर एक कॉपी में खुद लिख के देखो। जब तक आप खुद लिख के सारी रिएक्शन नहीं देख लोगे फील नहीं आएगी, राइट। फिर मैंने कहा था जब भी कोई ग्रुप आप पढ़ रहे हो तो बेटा अपने आप से सवाल पूछो हर रिएक्शन पढ़ते हुए कि इस पे सवाल कैसा बन सकता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जितना पढ़ने की कोशिश करोगे उतनी चीजें याद रहेंगी। फिर इसकी डीपीपी हमने सॉल्व करी थी। भाई जब 1, 2A और 2B हमने डिस्कस कर लिया था तो बचा क्या? तो बेटा आज की कक्षा के अंदर हमें डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 3, हमें डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 4, हमें डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 5 और फिर ग्रुप नंबर 6 और 0। मैंने कहा था ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ मैं रिएक्शंस आपको एक बार दोबारा दिखा दूंगा, क्योंकि जो इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट थे वही इनके क्या हुआ करते थे, कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ करते थे। बोलो सही बात है क्या? अच्छा ठीक है साहब। जब ग्रुप नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं तो एक बार रेडिकल पहचान ले कौन कौन से होते थे। भाई ग्रुप नंबर 3 में आपके रेडिकल कौन से आते थे, याद करना। फील कर, Fe+3, Al+3, क्रोमियम+3, राइट। और ये क्या बनाया करते थे, याद है क्या? हाइड्रोक्साइड्स, ये बनाया करते थे हाइड्रोक्साइड्स। ओके अच्छा, ग्रुप नंबर 4 में कौन आया करता था, याद करो। ग्रुप नंबर 4 में कौन आता था? ग्रुप नंबर 4 में आपके आते थे कौन कौन, सोचो, फील कर। जब आपने हाइड्रोक्साइड बना दिए तो ग्रुप नंबर 4 में आपके कौन आएंगे? ग्रुप नंबर 4 में आपका आता था जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल। ये सब किस फॉर्म में होते थे? +2 में। और जब ये सारे +2 में होते थे ये सब अपने क्या बनाया करते थे? सल्फाइड्स। बट मैंने आपको यहाँ पे एक चीज पे ध्यान रखने के लिए कहा था, मैंने कहा था ये एसिडिक मीडियम के सल्फाइड्स नहीं होते। ये कौन से सल्फाइड्स होते हैं? बेसिक मीडियम के, क्योंकि इनसे पहले क्या डला हुआ होता है? NH4OH। याद रहा था अपने को? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो ग्रुप नंबर 5 आई। फिर ग्रुप नंबर 5 की बारी में कौन आए थे? ग्रुप नंबर 5 की बारी में हमने ट्रिक याद करी थी, कन्या बड़ी सुंदर। क्या क्या? कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जब हमने बात करी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे? कार्बोनेट्स। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे? कार्बोनेट्स। फिर जो आपका ग्रुप नंबर 6 है ये तो फिक्स ही था यार, इसमें तो एक ही आयन होता था, कौन सा? मैग्नीशियम आयन। और ग्रुप नंबर 0 में एक ही आयन होता था, कौन सा? अमोनियम आयन, राइट। अच्छा, मैंने इन सबके हाइड्रोक्साइड्स के कलर भी याद कर लिए थे क्या?
अगर मैंने इन सबके कलर्स याद कर लिए थे तो बेटा यहां पे क्या हुआ करता था, यहां पे हम बोलते थे आपका कलर होता है ब्राउन व्हाइट ग्रीन, BWG, है ना। यहां पे आपके कलर क्या होते थे, मैंने बताया था व्हाइट बफेलो ब्लैक ब्लैक, इसका डर्टी व्हाइट होता था, इसका बफ कलर होता था, ये दोनों ब्लैक कलर के सल्फाइड्स बनाते थे। अच्छा जी, जब यहां बात करी थी तो यहां तो भाई सिंपल सा हिसाब किताब था, सारे के सारे कैसे थे, ऑल व्हाइट, राइट। इतनी बातें अगर हमें याद हैं तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके इन ग्रुप्स के कंफर्मेटरी टेस्ट। बोलो ठीक बात है, चलो भाई। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट जो मुझे पढ़ना है वो है ग्रुप 3 का। सबसे पहले जो कंफर्मेटरी टेस्ट मुझे डिस्कस करना है वो किसका डिस्कस करना है, ग्रुप 3 का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 3 के बारे में। ग्रुप 3 का कंफर्मेटरी टेस्ट अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो बेटा मुझे यहां पे पता है मेरे पास में कौन कौन होने वाले हैं। मेरे पास में आयन होने वाले हैं Fe+3, मेरे पास में होने वाला है Al+3 और मेरे पास होने वाला है Cr+3। भाई Fe+3 के जो टेस्ट है ना उनकी रिएक्शंस आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगा, पर वो प्रोडक्ट बने कैसे वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम और क्रोमियम तो बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। आपको मेजरली सारी रिएक्शंस पता है अगर आपने पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है साहब, शुरू करें। चलो, तो मैंने बोला था ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई, ये एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में। तो हम जब शुरू करेंगे कोई भी बातचीत तो कहां से शुरू करेंगे, उनके हाइड्रोक्साइड से शुरू करेंगे, राइट। तो भाई अगर मैं सबसे पहले Fe का टेस्ट कर रहा हूं तो मैंने बोला Fe के लिए FeOH होल थ्राइस ले लेते हैं। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं टेस्ट फॉर Fe+3। ओके, अच्छा, FeOH होल थ्राइस उसका हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। मैंने बेटा सबसे पहले इसको पास करवाया डाइल्यूट HCl से, क्या बनाया, FeCl3। कैसे बना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, OH- Cl- से रिप्लेस हो जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, दिक्कत तो अब शुरू होगी मेरे दोस्त, अभी तो दिक्कत की बात करी नहीं अपन ने। FeOH होल थ्राइस लिया, डाइल्यूट HCl से पास करवाया, FeCl3 बन गया। जैसे ही FeCl3 बना, अब आपने करवाई इसकी कुछ रिएक्शंस, एक एक करके सारी रिएक्शंस को समझते हैं, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करवाया इसका रिएक्शन K4FeCN6 के साथ। K4FeCN6 को आप क्या कहते हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हो। अच्छा, जब आप इसको K4FeCN6 बोलते हो, यहां पे Fe का स्टेट क्या होता है, +2। मानते हो ये बात, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है। अच्छा, यहां पे ऑक्सीडेशन का स्टेट क्या था, +3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में इन दोनों के रिएक्शन से बनता है बेटा एक हमारे पास में PPT Fe4FeCN6 होल थ्राइस। क्या बनता है, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। अगर Fe4FeCN6 होल थ्राइस बनता है तो बेटा जी यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, सोच के बताना एक बार, कितनी आएगी सोच के बताओ। Fe4FeCN6 होल थ्राइस अगर हम लिखते हैं ना बेटा प्रूशियन ब्लू का PPT, तो हम बोलते हैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बाहर +3 और अंदर वाले पे +2, बाहर वाले पे +3 और अंदर वाले पे +2। अगर आपको बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो अंदर वाले की तो आप निकाल ही सकते हो भाई। कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो, Fe4FeCN6 होल थ्राइस है तो भाई इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखना ध्यान से, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। बच्चों को लगता है सर ये रटनी पड़ जाएंगे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ना, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो बाहर वाले Fe पे तो 3+ आ गया, ये बात तो समझ आ गई। ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स बना FeCN6, क्या इस पे 4- चार्ज आ जाएगा, क्रिस क्रॉस से ही तो बनती है बातें, ये Fe3+ है। अब यहां क्या होगा, इस पे मान लो X प्लस 6 साइनाइड है, हर किसी में -1 और टोटल चार्ज हो गया -4। तो X - 6 अगर -4 के बराबर है तो X की वैल्यू +2 आ गई। तो मैंने बोला कि आपके बाहर वाले Fe पे तो +3 चार्ज आ गया और अंदर वाले Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। और ये जो सोल्यूशन आपका बना है ये क्या हो गया, प्रूशियंस ब्लू PPT। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है अभी बताता हूं, ये वाली बात समझ आ गई ना। अब आगे देखिएगा मेरी बात, मैंने क्या किया, अब आगे इसको एक्सेस K4FeCN6 के साथ रिप्लेस करवाया, ये रिएक्ट करवाया। मैंने बोला पहले मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड का रिएक्शन करवाया, अब मैंने एक्सेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का रिएक्शन करवाया। जब एक्सेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है KFeFeCN6। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। क्या बोला मैंने,
KFeFeCN6, ऊपर वाले में बन रहा था Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जबकि यहां बन रहा है KFeFeCN6। यहां पे भी अगर आप आयरन की बात करेंगे तो बाहर वाले पे होता है +3 और अंदर वाले पे होता है +2। बाहर वाले पे होता है +3, अंदर वाले पे होता है +2। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का शौक है यार तो निकाल सकते हो, नहीं तो सीधी सी बात ध्यान रखो, जिस सीक्वेंस में यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ठीक उसी सीक्वेंस में यहां रिपीट हो जाएगी, +3 के बाद +2, +3 के बाद +2। फर्क क्या है, ये ऊपर वाला तो था आपका पीपीटी, जबकि ये है आपका सोल्यूशन। ऊपर वाला तो था प्रूशियंस ब्लू का पीपीटी, जबकि नीचे वाला है प्रूशियंस ब्लू का सोल्यूशन। ठीक है साहब। अच्छा, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगर अगली रिएक्शन की बात करेंगे तो भाई अभी तक मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करवा रहा था, अब मैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड से रिएक्ट करवा रहा हूं। सर ये फेरो और फेरी में क्या अंतर है यार? Fe की दो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, +2 और +3। +2 को बोलते हैं फेरस और +3 को बोलते हैं फेरिक। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +3 आ रही है, तो इसको बोल दिया पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अगर इसको बोल दिया पोटेशियम फेरीसाइनाइड तो दोस्त यहां भी +3 और यहां भी +3, तो बनी बात है यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है? +3। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां क्या बना? FeFeCN6। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सेस K4FeCN6 से अगर K3FeCN6 में गए तो 1 K कम हुआ तो यहां भी 1 K कम हो जाएगा, मतलब K हट ही जाएगा। 1 K कम हुआ तो यहां भी 1 K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लोगे आई एम श्योर। ठीक है, पक्का। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो बेटा इसका पीपीटी जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का, ये था ब्लू कलर का और ये था सॉल्यूशन फेज में। ठीक है साहब, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगर मैं आपको अगली रिएक्शन बताऊं तो अगली रिएक्शन है KSCN के साथ पोटेशियम थायोसाइनेट। SCN- को हम क्या कहते हैं? थायोसाइनेट। SCN- को हम क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। तो जब मैं पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूं ना तो मेरे पास FeCl3 का जब रिएक्शन होता है तो यहां बेटा बनते हैं +3 के कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनते हैं? +3 के कॉम्प्लेक्सेस। आपकी मर्जी है, आप ये वाला देख लो FeSCN2+, मतलब आपकी क्या मर्जी है, मैं आपको बता रहा हूं आपको ऑप्शंस में क्या क्या मिल सकता है। आपको ये वाला फॉर्म मिल सकता है FeSCN2+, आपको ये वाला फॉर्म मिल सकता है FeSCN3। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्म मिल सकता है, क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है K3FeSCN6, K3FeSCN6। ठीक है, अब देखना मेरी बात को ध्यान से, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हो तो आप क्या बोल दोगे? यहां पे +3 था, यहां -3 था, 3 - 3 0, तो न्यूट्रल हो गया कंपाउंड। ये 3 फॉर्म्स आपके पास में बन गई। इसका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है ब्लड रेड। कलर कैसा होता है? ब्लड रेड। अब यार तुम्हें याद नहीं होगा, मैं एक बार बताता हूं, ये रिएक्शन ना ऐसा नहीं है पहली बार देखी है, ये रिएक्शन ऐसा नहीं है पहली बार देखी है, ये रिएक्शन तुम ऑलरेडी डील कर चुके हो, इस पे सवाल कर चुके हो। सर याद तो नहीं आ रहा कहां देखा था बेटा? ये तुमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना 11वीं की 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में जब ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट उसमें पढ़ाते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं ना तो इसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और उसमें क्वेश्चन पूछता है वो आपसे कि व्हाट इफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? व्हाट इफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का घटा दिया तो फिर क्या होगा? तो हमने ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी उस समय डील करा हुआ है, जस्ट दैट हमें याद नहीं है, अब हमने एक बार इसको प्रॉपरली पढ़ लिया। ठीक है, इसका ब्लड रेड कलर होता है, ये हमने देख लिया। तो बेटा ये आपके कुछ टेस्ट थे आयरन के, ये जो आपने अभी तक पढ़े ये आपके कुछ टेस्ट थे आयरन के। एक और आयरन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि यदि आपका Fe, ये तो +3 में था, यदि आपका Fe +2 में लिया जाए और फिर उसको पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनाता है वो? तो वो बनाता है KFeFeCN6। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम टू सेम ही ये बन गया है ना, तो पर यहां पे ये बना था K4FeCN6 से और यहां ये बना था K3FeCN6 से। बेटा बात सही है, फॉर्मूला दिखने में ठीक है बट कंपाउंड सेम नहीं है। ये था प्रूशियन ब्लू का सोल्यूशन, ये है टर्नबुल्स ब्लू। सर ये क्या बात हुई, नाम ही अलग अलग हो गए, फॉर्मूला तो सेम है। बेटा अंतर भी है। क्या अंतर है? सुन ध्यान से, यहां पे बाहर वाला आयरन है +3 में और अंदर वाला आयरन है +2 में, जबकि यहां पे ये देखिए +2 था और ये क्या था? +3। तो बाहर वाला आयरन है +2 में और अंदर वाला है +3 में। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट उसी सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है जिस सीक्वेंस में आ रही होती है। तो यहां +3 से +2 में जा रहे थे ना तुम, ये था +3 और ये था +2, तो मैंने बोला था बाहर वाला +3 और अंदर वाला +2, यहां बाहर वाला +2 और अंदर वाला +3।
बेटा फॉर्मूला भले ही सेम हो बट एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग है, इस वजह से कंपाउंड का नाम अलग अलग है. दिस वन इज योर प्रूशियन ब्लू का सोल्यूशन, दिस वन इज योर टर्नबुल्स ब्लू का सोल्यूशन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना भाई. ये सारे के सारे जो रिएक्शन के मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं ये सारे ही ध्यान रखने वाले हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. आयरन का टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है? अच्छा, अगर आयरन का टेस्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो अब बात करते हैं आगे. हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला टेस्ट. अगला टेस्ट है एल्यूमिनियम आयन के लिए. अगला टेस्ट हमारा किसके लिए है? एल्यूमिनियम आयन के लिए. और स्वाभाविक सी बात है ये भी कहां से शुरू होगा? हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि FeAl और Cr ये तीनों के तीनों किस तरीके से पीपीटी बना के रहते हैं? हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में तो रहते हैं. शुरू करेंगे इसके भी हाइड्रोक्साइड से, तो वही मैंने शुरू करी बात भाई. अब ये बहुत आसान है, सुनना ध्यान से. AlOH होल थ्राइस है तुम्हारे पास, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाओगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, AlCl3 बन जाएगा. अब अगर तुमने बेस से रिएक्शन करवाया तो वापस से AlOH होल थ्राइस बन जाएगा और NaCl बन जाएगा. पर अगर एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवाया, अगर एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवाया तो ध्यान रखने वाली बात है, ये वैसे तो हमने पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में रिएक्शन पढ़ी हुई है 11th क्लास में, बट फिर से रिवाइज करवा देते हैं. जब इसको तुमने एक्सेस NaOH से रिएक्ट करवा दिया या तुम्हें कह दिया जाए AlCl3 को डायरेक्ट एक्सेस NaOH से रिएक्ट करवा दिया गया, तो आपके पास में प्रोडक्ट बनता है या तो NaAlO2 और या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हो NaAlOH होल 4. NaAlOH होल 4, जहां पे NaAlO2 का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए. इसका नाम होता है बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. इसका नाम क्या होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. और बेटा इसका नाम तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बता ही सकते हो, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट ब्रैकेट में +3. उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बता ही देंगे वो तो अपन. ठीक है, अच्छा अगर ये कर सकते हैं हम लोग, ये बात अगर हमें समझ में आती है, तो यहां पे ये NaAlO2 बताना बहुत इंपॉर्टेंट था. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. क्लियर है? एल्यूमिनियम का टेस्ट समझ में आया? अच्छा जी, अगर एल्यूमिनियम की ये वाली रिएक्शन तुम्हें समझ में आती है तो बेटा एक टेस्ट और करवाया जाता है एल्यूमिनियम के लिए. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पूछ लेते हैं कभी कभी. ठीक है, लेक टेस्ट बोलते हैं इसको, लेक टेस्ट. ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे? पहला स्टेप मेरा बिल्कुल सेम है, पहला स्टेप मेरा बहुत आसान है. मैंने क्या करा है? वही AlOH होल थ्राइस लिया, हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवाया, AlCl3 बना दिया. ठीक है साहब, जैसे ही AlCl3 बनाया, अब मैंने इसको क्या करा? लैब के अंदर ब्लू लिटमस से पास करवाया. ध्यान से सुनना, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन आपकी लैब में रखा होता है, आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डाला है यहाँ पे. तो जो AlCl3 का आपका सॉल्यूशन था, आपने उसे किससे पास करवाया? ब्लू लिटमस से. जैसे ही आपने सोल्यूशन को बेटा ब्लू लिटमस से पास करवाया, दिस विल टर्न द सोल्यूशन रेड. दिस विल टर्न द सोल्यूशन रेड. वाई सो? ये एसिडिक नेचर का था आपका. जैसे ही आपने ब्लू लिटमस डाला, एसिडिक नेचर में लिटमस पेपर क्या काम करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है. तो जैसे ही आपने ब्लू कलर का सोल्यूशन डाला, आपका सोल्यूशन का ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? एसिडिक नेचर की वजह से. जब ये रेड हो जाएगा, इस सोल्यूशन में जब तुमने NH4OH पास करवाया या फिर इसको मैं बोलूं एक्वस अमोनिया पास करवाया, सुनना ध्यान से मेरी बात, जब तुमने NH4OH पास करवाया या फिर तुमने एक्वस अमोनिया पास करवाया, तब क्या होगा? एल्यूमिनियम का कंपाउंड था ना, तो जब एक्सेस अमोनिया पास होगा तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा. और वो भी कैसे बनेगा बेटा? वो ब्लू कलर का एडिसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. बेसिकली होगा क्या तुम्हारा? तुम्हारी ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या होगा? नीचे तो तुम्हारा रेड कलर का सोल्यूशन होगा, नीचे तुम्हारा कुछ रेड कलर का सोल्यूशन है. एक रफ डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं होगा ये ऑब्वियसली, समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो नीचे तो हमारा रेड कलर का सोल्यूशन है, लेट से इतना है. अब देखना ध्यान से, इस रेड कलर के ऊपर आपका क्या हो गया? नॉर्मल कलरलेस सोल्यूशन आ जाएगा. ये आपका नॉर्मल कलरलेस सोल्यूशन है ऊपर, नीचे आपका रेड कलर का सोल्यूशन बना हुआ है. ओके, अब मैंने क्या किया? इसकी जो लेयर है, जो इसकी जो लेयर है, यहां पे बेटा कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा होगा? आपके पास में ब्लू कलर का एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बन रहा है. मतलब आप ये बोलेंगे कि यहीं पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा होगा? देखना, कुछ इस तरीके का ऐसा रिंग टाइप कुछ तो बन रहा होगा पीपीटी सॉर्ट्स. इसके अराउंड ऐसे कुछ ब्लू कलर का पीपीटी सॉर्ट्स बन रहा होगा. और ये जो एड्सॉर्प्शन लेयर बनी है, पीपीटी सॉर्ट्स बनी है, इसको हम क्या कह देते हैं? लेक.
ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? लेक। एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा। क्लियर है? मेरी ड्राइंग कितनी शानदार है तो तुम्हें पता ही है, बट स्टिल फंडा हमें समझ में आना चाहिए कि कुछ इस तरीके का काम होता है कि AlCl3 पे जब ब्लू लिटमस पास करा तो सोल्यूशन का कलर रेड हो गया, ऊपर कुछ कलरलेस पार्ट है, AlOH होल थ्राइस जब तुमने डाला तो तुम्हारे पास में लेक नाम की चीज बन जाएगी। ठीक है साहब, चलो आगे बात करें। ओके, तो लेक टेस्ट ध्यान रखना, ठीक है, एक टेस्ट है एक्स्ट्रा वो बता दिया, पर हाँ ये आसान चीज है, मैंने कहा था इसमें तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन हमें बचपन से आती हैं, ठीक है ना। चलो, अगर एल्यूमिनियम का टेस्ट भी समझ में आता है तो अब बारी आती है अगले टेस्ट की। अब बारी आती है अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर क्रोमियम आयन। तो हमने Fe+3 का टेस्ट कर दिया, हमने Al+3 का टेस्ट कर दिया, अब हम क्रोमियम+3 का टेस्ट कर रहे हैं। बेटा अगर हम Cr+3 के टेस्ट की बात कर रहे हैं तो Cr+3 का टेस्ट भी शुरू तो कहां से होगा? हाइड्रोक्साइड से ही होगा। मानते हो आप ये बात? अगर इसका टेस्ट भी बेटा हाइड्रोक्साइड से ही शुरू होगा तो ये एक नई रिएक्शन है, ध्यान से देखना। कैसे? देखो, मैंने करवाया इस पे सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन। Na2O2 को हम क्या कहते हैं? सोडियम परऑक्साइड कहते हैं। ये तो हमें पता है, एस ब्लॉक में पढ़ के भी आए थे। अगर डायरेक्ट सोडियम परऑक्साइड नहीं मिल रहा है तो इसको बनाते हैं NaOH और H2O2 से, आप उसका सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, या फिर आप NaOH के साथ ब्रोमीन वाटर ले लो। आप NaOH के साथ क्या कर लो? ब्रोमीन वाटर ले लो। अब बेटा ध्यान से देखना, चाहे H2O2 हो चाहे ब्रोमीन वाटर हो, क्या ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्या? इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अगर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो ये खुद को तो क्या कर लेते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं, सामने वाले को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे। यहां पे क्रोमियम किस स्टेट में? +3 में है। क्रोमियम को +3 से ऑक्सीडाइज करके कहां भेज देंगे? +6 में। कहां भेज देंगे? +6 में। क्रोमियम +3 से क्या बना देगा? सोडियम का क्रोमेट बना देगा, जो कैसा सोल्यूशन है? येलो। और सोडियम का ही क्यों बनाएगा? क्योंकि आपने सब जगह पे सोडियम का सॉल्ट यूज किया ना शुरुआत में, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, सोडियम परऑक्साइड किया। तो बेसिकली बिकॉज दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये अच्छे, तो परऑक्साइड्स हो चाहे ब्रोमीन वाटर हो, ये क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करके +3 से कहां भेज देंगे? +6। तो फिर से भाई रटना नहीं है, ये क्यों यूज हो रहा है उसका लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा भाई? क्रोमेट बन गया तुम्हारा, तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना आसान है कि मुश्किल है? तो देखना भैया मेरी ध्यान से, पहले तो ये जो क्रोमेट बना इसको तुमने लेड एसीटेट के सॉल्यूशन से पास करवाया। मैंने पहले भी कई बार बताया है, OAC क्या होता है आपका? एसीटेट होता है। PbOAC होल्टवाइज क्या होगा? लेड एसीटेट होगा। तो जब इस क्रोमेट को PbOAC होल्टवाइज से पास करवाया तो ये आपका सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड क्रोमेट में, और साथ में क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। साथ में क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। तो मैंने बोला कि आपका जो सोडियम क्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लेड क्रोमेट में, और उसका पीपीटी कैसा होता है? येलो। ध्यान रखिएगा, ये आपका येलो कलर का सॉल्यूशन है, जबकि ये आपका येलो कलर का पीपीटी है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने नई बात नहीं बताई है, ये हम पिछले ग्रुप 1 के टेस्ट में भी पढ़ के आए हैं, बेसिक रेडिकल के, और हमने DNF ब्लॉक में भी पढ़ी हुई है भाई ये बात। जब हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि PbCrO4 का येलो पीपीटी बनता है, राइट? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से, तो अब एक बात सुनो, ये जो हमारे पास में सोडियम का क्रोमेट है, क्या क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है क्या? नहीं होता भाई। याद करो, K2Cr2O7 की मैंने प्रिपरेशन पढ़ाई थी, क्रोमाइड से क्रोमेट बनाते थे, क्रोमेट पे एसिड का अटैक करा के डाइक्रोमेट बनाते थे। मैंने डाइक्रोमेट बनाया क्यों है बाय द वे? क्योंकि बेटा मुझे एक और टेस्ट करवाना है इसका। क्या? जब इस डाइक्रोमेट पे मैं H2O2 का रिएक्शन करवाता हूं एसिडिक मीडियम में, तो याद करो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ऑलरेडी DNF ब्लॉक के अंदर, कि जब डाइक्रोमेट पे H2O2 का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CrO5 बनता है, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और CrO5 की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कितनी परऑक्सी लिंकेजेस होती हैं? 2। और हमें कैसे पता इसमें कितनी परऑक्सी लिंकेज है, बता सकते हो क्या? मुझे कैसे पता चला कितनी परऑक्सी लिंकेजेस हैं? तो पहले तो मैंने चेक किया, क्या CrO5 की अगर बात चल रही है तो मैंने कहा कि इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +10। और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली कितनी होती है? 3d5 4s1 +6। क्योंकि इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, ये कंफर्म करता है कि यहां पे कैसा बॉन्ड हो जाएगा? परऑक्सी बॉन्ड। याद करो भाई, बात करी थी क्या अपन ने पी ब्लॉक के अंदर? अगर परऑक्सी बॉन्ड हो जाएगा तो अब हम क्या कर देंगे? अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली चेक करना है नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, क्योंकि सेंट्रल एटम आपका 1 है,
तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम बाय 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। दैट शोज कि आपके कितने परऑक्सी बॉन्ड्स हैं, 2। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी था, याद करने लायक होता है, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। इसका रिडॉक्स में भी डिस्कशन हुआ था, ये पी ब्लॉक के टाइम भी मैंने बता दिया था, और ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी उठा था डिस्कशन, और यहाँ पे फिर से उठ गया। और इसका नाम क्या होता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, जहां पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6। अगर ये ब्लू कलर का आता है, ये इसका कलर क्या होता है, ब्लू, तो अगर ये ब्लू कलर का आता है तो हमारे पास में क्रोमियम का प्रूफ आ गया। अब बात है इस पे सवाल कैसा बनेगा, सवाल कैसा बनेगा, तो सवाल ऐसा बनेगा कि आपके पास में ग्रुप 2 का मेटल हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप 2 का नहीं, आपके पास में बेसिक रेडिकल का मेटल हाइड्रोक्साइड है, और मेटल हाइड्रोक्साइड को जब आपने NaOH या NaOH ब्रोमीन सोल्यूशन से रिएक्ट करवा दिया, तो आपके पास में क्या बन रहा है, एक येलो सोल्यूशन बन रहा है, जो आपका एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बना रहा है, या ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बना रहा है। वो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जब H2O2 से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। तो बताओ वो कंपाउंड कौन सा है, तो वो कंपाउंड कौन सा है, CrO5 है, राइट। उसका कलर कैसा है, डीप ब्लू है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है, +6 है। सही बात है, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं हर बार कह रहा हूं, अपने आप से सवाल पूछो कि जो मैंने अभी अभी सीखा है उस पे सवाल कैसा बनेगा। जब तक ये बात नहीं करोगे अपने आप से, ये रिएक्शन याद नहीं होंगी। और बेटा ये रिएक्शन तो फिर भी आसान है, 2A और 2B के जब टेस्ट पढ़े थे, या ग्रुप 1 के जब टेस्ट पढ़े थे, जब तो बहुत सारी रिएक्शंस थी, ये तो बहुत ही सीधी सीधी सी रिएक्शंस हैं, राइट। तो इसके साथ में क्या मैंने क्रोमियम का टेस्ट भी खत्म कर दिया क्या, तो बिल्कुल खत्म कर दिया। मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखाया, मैंने आपको Fe+3 के टेस्ट बता दिए, जहां मैंने आपको बोला कब प्रूशियन ब्लू का पीपीटी बनेगा, कब प्रूशियन ब्लू का सोल्यूशन बनेगा, कब आपके पास में ब्राउन पीपीटी बनेगा, कब आपके पास में वो FeSCN वाला ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कब आपके पास में टर्न ब्लू सोल्यूशन बनेगा। आपको ध्यान रखना है टर्न ब्लू सोल्यूशन कब बनेगा, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम के केस में आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो मेटा एल्यूमिनेट वाली बात और एक लीक टेस्ट वाली बात। और जब क्रोमियम की बात हो रही है तो क्रोमियम में भाई साहब ये बात तो आपको ऑलरेडी डी&एफ ब्लॉक से पता थी, मैंने कुछ नया नहीं बताया, और ये बात भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लॉजिक से पता थी। बट अगर स्टिल आप लोग नाम देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नई बात क्या पड़ी, तो नई बात यही पड़ी है बस, और कुछ नया नहीं पड़ा है, ठीक है। क्रोमियम और मैंगनीज से तो हमारी बहुत पक्की दोस्ती हो चुकी थी, पिछले चैप्टर में हो गई थी ना सर, आपकी हो गई होगी, हमारी तो हमारे साथ नहीं हो पा रही, तो बेटा ये तुम्हारे जीवन का मसला है ना, दैट्स नॉट माय कंसर्न, बट अभी दोस्ती हमें इसके साथ करनी है, क्लियर है। चलो आगे बात करें। चलिए, अगर ग्रुप 3 की बातें हो गई हैं तो बेटा एक सवाल पूछा जाता है, उसके लिए मैं एक केस लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन ये आता है, FeOH होल थ्राइस या AlOH होल थ्राइस या CrOH होल थ्राइस, बेसिकली ग्रुप 3 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं आपके पास, अगर उन्हें एक्सेस NaOH में डालें तो क्या होगा, अगर उन्हें एक्सेस NH4OH में डालें तो क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, एक्सेस NaOH में डालें तो क्या होगा, एक्सेस NH4OH में डालें तो क्या होगा। तो बेटा उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्रॉस क्रॉस राइट 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 क्रॉस। क्या याद रखोगे, क्रॉस क्रॉस राइट 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 क्रॉस, ठीक है। दोनों गलत, दोनों सही, सही गलत। तो अब क्या करना है यहां पे, इसका मतलब FeOH होल थ्राइस जो है वो तो ना एक्सेस NaOH में डिसॉल्व होता है ना एक्सेस NH4OH में। सिमिलरली जो क्रोमियम है वो दोनों में होता है, और जो एल्यूमिनियम है वो NaOH में तो होता है बट यहां नहीं होता। NaOH में एक्सेस में कैसे होता है, मैंने तुम्हें रिएक्शन पढ़ाई थी, मेटा एल्यूमिनेट बनता है या तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है NaAlOH होल 4, है ना। क्रोमियम जो है, क्रोमियम बेटा एक्सेस NaOH में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड बनाता है, बट एक्सेस NH4OH में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनाता है। यहां हेक्सामीन क्रोमियम आयन बन रहा है, वहां टेट्राहाइड्रोक्सो क्रोमेट आयन बन रहा है, ठीक है साहब। अच्छा, अगर आपने बात करी इस तरीके से तो ये याद रखना है यार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि FeOH होल थ्राइस पे एक्सेस NaOH डालते हैं तो क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं होता, वो रिएक्ट ही नहीं करता। सही बात है, पक्का, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 3 तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करनी है हमें ग्रुप नंबर 4 की। ग्रुप नंबर 4 में कौन कौन आता है, तो ग्रुप नंबर 4 में आपके आते हैं जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल। तो एक बात ध्यान से सुनो, जो जिंक और मैंगनीज के सल्फाइड्स हैं वो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाते हैं,
और जो कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड है वो डाइल्यूट HCl में नहीं घुलते, उनके लिए हमें क्या लाना पड़ता है, एक्वा रिजिया लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, एक्वा रिजिया। इतनी बात ध्यान रखेंगे तो शुरू कर पाएंगे हम। हमने जिंक का सल्फाइड लिया और उसे किससे रिएक्ट करवाया, डाइल्यूट HCl में। जब डाइल्यूट HCl में करा तो ऑब्वियस सी बात है H2S अलग निकल जाएगा, ZnCl2 अलग बन जाएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया, बड़ा आसान। अच्छा जी, अगर ZnS को डाइल्यूट HCl में डाला और ZnCl2 आपने बना दिया तो अब आगे क्या होगा, जब ZnCl2 बना तो बेटा सबसे पहले इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। किससे रिएक्ट करवाया, NaOH के साथ। यहाँ कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़नी है मुझे ZnCl2 की, एक एक करके बात करते हैं। जब मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, NaOH से कराओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और NaCl अलग निकल जाएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया, वाइट पीपीटी है ये। पर मैं रुका नहीं यहां पे, मैंने अब एक्सेस करवाया। और बेटा ये बात अपन ने पिछले सेशन में ही कर ली थी कि जब भी किसी चीज का एक्सेस पिक्चर में आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स बना के ही छोड़ता है। अगर कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ता है तो ये क्या बना देगा, Na2ZnOH4 या Na2ZnO2, या तो सोडियम मेटाजिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बोल देंगे इसको, या Na2ZnOH4 जैसे Na2AlOH4 बन रहा था, ये भी सॉल्युबल वो भी सॉल्युबल था, तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो NaOH की रिएक्शन तो समझ में आ गई, अब NH4OH की बात कर लेते हैं। अगर NH4OH की बात कर रहे हैं तो NH4OH में बेटा शुरुआत में तो ये वही हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, पर अगर फिर से इसका एक्सेस आ गया तो अब ये क्या करेगा, जिंक के साथ में अमीन का लिगेंड लेके कॉम्प्लेक्स बना देगा, ZnNH3 2+, टेट्रा अमीन जिंक आयन बन जाता है, और ये भी कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है साहब। अच्छा, अगर ये भी बन गया तो अब हम बात करते हैं आखिरी K4FeCN6, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या बात कर रहे हैं, K4FeCN6। तो बेटा K4FeCN6 में अगर आप रिएक्शन करवाने आ रहे हो तो बेटा क्या बनेगा, यहां पे देखना ध्यान से, यहां Fe किस स्टेट में है, +3 में है क्या या +2 में है, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड +2 में होगा ना यार। अगर +2 में होगा तो जब ये जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा Zn+2 के साथ, तो बेटा यहां पे भी इसको कैसा कंपाउंड बनाना पड़ेगा, सोच के देखो, यहां भी बनेगा +2 का। कैसे, जिंक पे +2 होता है तो 2 2 4, 4 + x -6 बन गया +2, तो यहां भी कैसा बनेगा, +2 का। अगर +2 का ही बनाना है तो वो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, वो आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है, और वो आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है। हर जगह पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लो कैसा है, +2। तो ये आपसे मजे लेने के लिए आपसे घूम घूम के ऑप्शंस देगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हम तो +2 वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, FeCN6 टाइप का कॉम्प्लेक्स हर जगह बन सकता है, बस आयरन +2 में है तो उसको टिक कर देंगे। ठीक है साहब। अब मैंने क्या किया, जब मैंने बोला ब्लूइश व्हाइट आपके पास बना, अब मैंने इस पे फिर से NaOH डाला, क्योंकि हमारा एक बार में तो मन ही नहीं भरता ना, हम तो बार बार इसको क्या करते हैं, हम तो इसको बार बार रिएक्ट करवाते हैं। यहां देखो NaOH के बाद एक्सेस NaOH डाला, या NH4OH के बाद एक्सेस NH4OH डाला, यहां पहले K4FeCN6 डाला था, अब NaOH डाला। तो जैसे ही K4FeCN6 के बाद NaOH डाला, मेरे पास में क्या बन जाएगा, Na2ZnOH4, जो यहां बना था वही यहां बन गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिंक की तो बात हो रही थी और NaOH का कॉम्प्लेक्स है, एक्सेस डालोगे तो कॉम्प्लेक्स तो सेम ही बनेगा। यहां भी सेम बन जाता अगर NaOH होता, पर था NH4OH। ठीक है साहब। तो यहां बना Na2ZnOH4, यहां भी बना Na2ZnOH4, पर यहां क्या बना, ZnNH3 2+। क्लियर है। ये आपका किसका टेस्ट हो गया, जिंक का टेस्ट हो गया। किसका टेस्ट कर लिया आप लोगों ने, ये जिंक आयन का टेस्ट कर लिया। बोलो कोई दिक्कत, देखो इसको ध्यान से, पानी पी लेते इतनी देर में, ध्यान से देखो इन तीनों रिएक्शंस को। कोई डाउट है तो देखो एक बार ध्यान से वीडियो पीछे करके। हाँ जी, कोई समस्या, समझ में आ गया। चलो साहब, तो बस आपको यहां पे ये बड़े बड़े फॉर्मूले देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को तो एक लॉजिक ध्यान रखना है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, दैट्स इट। ठीक है जी। चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो अब हम चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। जिंक का हो गया तो अब किसका आएगा, मैंगनीज का। मैंगनीज के बाद आएगा कोबाल्ट का, और कोबाल्ट के बाद आएगा निकल का। ठीक है साहब। ठीक है, अगर मैंगनीज का है तो मैंगनीज का सल्फाइड है, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाओगे तो MnCl2 बन जाएगा। अब MnCl2 के साथ हम क्या करेंगे, फिर तरह तरह की रिएक्शन करवाएंगे जैसे जिंक में करवाई थी। सबसे पहले हम करवाते हैं NaOH के साथ, जैसे वहां करवाया था।
अगर NaOH से रिएक्शन करवा रहे हो तो सबसे पहले तो भाई सिंपल सी बात है, वही पीपीटी बनेगा आयन एक्सचेंज से, मैंगनीज का डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब बेटा जब इसको मैं एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाने लाया, ध्यान से सुनिएगा, जब इसको मैं एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाने लाता हूं तो मेरे पास कंपाउंड बनता है या तो MnO2.H2O या फिर MnOOH होल ट्वाइस, और ये होता है ब्राउन कलर का। ये याद रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास इसका। या तो MnO2.H2O या MnOOH होल ट्वाइस, इस तरीके का कंपाउंड बनाता है एयर की प्रेजेंस में। ठीक है साहब, एक तो ये टेस्ट हो गया ब्राउन कलर का। या फिर एक मैंने क्या किया, ये देखो, ये वाली रिएक्शन आपकी देखी हुई है, बस इतनी सी बात नहीं है, सारी आगे की बात आपको आती है, बस इतनी सी बात नहीं है कि MnCl2 से MnO2 अगर मैं आना था तो मैंने क्या किया, PbO2 और HNO3 का मिक्सचर लाया मैं। जब PbO2 और HNO3 का मिक्सचर लेके आया तो मेरे पास क्या बन गया, MnO2 बन गया, जो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। पायरोलुसाइड, याद है पायरोलुसाइड, MnO4- बनाने के लिए यूज करते थे इसको। क्या करते थे, हम बोलते थे Na2CO3 और KNO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये मैंगनेट आयन बनाएगा, मैंगनेट आयन जो ग्रीन कलर का होता था। और जब इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाऊंगा तो ये पर मैंगनेट आयन बनाएगा जो वॉयलेट या पर्पल कलर का होता था। तो बेटा ये रिएक्शन तो KMnO4 की प्रिपरेशन वाली है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी कि MnO2 तक कैसे पहुंचना है। हम जब डी ब्लॉक में KMnO4 पढ़ा करते थे तो हम शुरुआत ही MnO2 से करते थे, यहां हमने शुरुआत MnCl2 से करी है, तो यहां से यहां आने का रास्ता आपका क्लियर होना चाहिए। PbO2 प्लस HNO3 यूज करते हो आप, जब PbO2 प्लस HNO3 का यूज करते हो तो MnO2 बनता है, उस पे Na2CO3 और KNO3 का रिएक्शन करवाते हो तो ये बनता है, और जब H+ की रिएक्शन करवाते हो तो ये बनता है। ये HMnO4 जो आपने यहां बनाया हुआ है, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पर मैंगनिक एसिड, क्योंकि पर मैंगनेट आयन से बन रहा है ना, तो पर मैंगनिक एसिड। स्टेट क्या होती है यहाँ +7, यहाँ क्या होती है +6, और यहाँ क्या है +4, और यहाँ क्या है +2। तो देखो लगातार ऑक्सीडेशन हुआ है, +2 से +4, +4 से +6, +6 से +7। ठीक है, ओके। तो Mn के टेस्ट तो आसान थे यार, ये वाली बहुत आसान बात थी, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और वो तो हमें पता ही था ऑलरेडी, कुछ करना ही नहीं है। और मैंने कहा भी था क्रोमियम और मैंगनीज से तो हमारी पुरानी दोस्ती है, तो इसमें तो वैसे हमें कोई खतरा हो नहीं सकता। जब ये चीज समझ में आती है तो अब शुरू करते हैं आखिरी के 2 टेस्ट इस ग्रुप के। अब हमें बात करनी है कोबाल्ट आयन के लिए और निकल आयन के लिए। अब हमें बात करनी है कोबाल्ट आयन के लिए और निकल आयन के लिए। मैंने आपको ये टेस्ट शुरू करते समय ही बता दिया था एक बात। क्या बता दिया था, मैंने कहा था कि जो जिंक और मैंगनीज हैं ये दोनों के दोनों आपके डाइल्यूट HCl के अंदर घुल जाते हैं, इसलिए वो सल्फाइड से क्लोराइड, सल्फाइड से क्लोराइड बन के आपका आगे का काम चल जाता है। परंतु कोबाल्ट और निकल आपके इतने निकृष्ट हैं, ये आपके डाइल्यूट HCl के साथ नहीं घुलते हैं। इनके लिए आपको क्या लाना पड़ता है बेटा, इनके लिए आपको लाना पड़ता है एक्वा रीजिया। क्या होता है एक्वा रीजिया, हर बार याद दिलाता हूं, फिर से याद दिला देता हूं। एक्वा रीजिया होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 का मिक्सचर, 3:1 का मिक्सचर। अच्छा जी, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 का मिक्सचर है आपके पास में, तो आपने क्या किया, दोनों के सल्फाइड्स उठा लिए, कोबाल्ट का सल्फाइड और निकल का सल्फाइड। कोबाल्ट का सल्फाइड और निकल का सल्फाइड है, जब इसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कोबाल्ट का बनता है क्लोराइड और निकल का भी करता है क्लोराइड। क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है ब्लू और उसका कलर होता है येलो। ठीक है साहब, अब एक एक करके दोनों की बातें करते हैं, देखना ध्यान से। जो कोबाल्ट क्लोराइड है इसकी कुछ रिएक्शंस करवाता हूं मैं। सबसे पहले मैंने पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करवाई है, सबसे पहले मैंने किससे रिएक्शन करवाई है, पोटेशियम थायोसाइनेट से। तो ध्यान से देखिए क्या बना मेरे पास बना K2COSCN4। क्या बना, K2COSCN4। ध्यान से जल्दी से CO पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या, यहां पे फटाफट से निकालना। अगर फटाफट से निकालोगे तो क्या यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही दिखेगी, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगी, +2 ही दिखेगी। अगर यहां भी +2 ही दिखेगी तो KSCN से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास में क्या हुआ, हमें इतना ध्यान रखना है कि कोबाल्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी। K2COSCN4 बना है, जो ब्लू कलर का था, ब्लू से ब्लू कलर ही बन गया। ठीक है साहब, अब देखो आगे अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन जो है ये ध्यान रखने वाली बात है, नई चीज है। KNO2 और CH3COH का मिक्सचर लिया है मैंने, पोटेशियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर। जब इनके साथ में रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है, तो मेरे पास में बनता है K3CONO2 होल 6।
क्या बनता है K3CONO2 होल 6। यहां कोबाल्ट किस स्टेट में आ रहा है, क्या +3 में आ रहा है? चेक करना जरा, पोटेशियम का 3 हो जाएगा क्योंकि हर किसी पे +1 होता है, कोबाल्ट पे x मान लेंगे और NO2 पे -1, तो 3 + x - 6 = 0, तो हो गया +3। बेसिकली ये जो मिक्सचर आया है ना आपके पास में, इसने क्या किया है, कोबाल्ट को +2 से +3 पे ऑक्सीडाइज कर दिया है और कलर चेंज हो गया ब्लू से येलो। कलर क्या चेंज कर दिया, ब्लू से येलो, जबकि यहां +2 से +2 ही मेंटेन्ड था। ओके, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों ठीक थे, कर लेंगे हम समहाउ मैनेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पलिथ टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, पलिथ टेस्ट। हमने क्या कराया, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाया कोबाल्ट क्लोराइड से। जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे ना, तो बेटा हमारे पास में बनेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अगर इस कॉम्प्लेक्स में आपको कोबाल्ट पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोलूं तो आप क्या निकालोगे, तो देखना जरा, क्या है, Na4CO CO3 होल थ्राइस, Na4CO CO3 होल थ्राइस। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो अंदर CO3 है ये क्या है, कार्बोनेट आयन है। क्या है, कार्बोनेट आयन। कैसे लिखोगे इसको, सोडियम पे +1 होता है, कोबाल्ट पे x होता है, कार्बोनेट आयन 3 और हर किसी पे -2 होता है, ओवरऑल न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। अब 4 + x - 6 = 0, तो बेटा x की वैल्यू +2 लिख दूं मैं यहां पे, तो यहां पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2। तो जब मैंने बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो ब्लू से ये येलो बन जाएगा, पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी अभी भी, +2। ठीक है, अब देखो काम की बात, मैंने इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया, हैलोजेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कोबाल्ट को +2 से ऑक्सीडाइज करके कहां ले आएगा, +3 में। चेक कर लो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या चेक कर लोगे, देख लो इस बार क्या हो गया, Na3CO CO3 कितना, Na3CO CO3 ट्वाइस। देखना जरा क्या लिखूं मैं इसको, Na3CO CO3, अब कोबाल्ट पे +3 आना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, 3 + x - 4 = 0, इसको 3 कर देते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 3। अगर ये हो जाएगा 3 तो 3 सोडियम पे, कोबाल्ट पे x, हर किसी पे -2 होता है तो 3 पे -6, आंसर आ गया +3। अगर आंसर आ गया +3 तो देखो ब्रोमीन ने कोबाल्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया +2 से +3 में पलिथ टेस्ट के अंदर, और कलर क्या चेंज कर दिया, येलो से ग्रीन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एक आपके पास में ब्लैक कलर का सल्फाइड है, इसका कलर ब्लैक होता है, एक ब्लैक सल्फाइड है जो एक्वा रिजिया से रिएक्शन करके ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, जो फाइनली किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है। तो बताओ उस ग्रीन कलर के कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है और ये कौन से आयन का टेस्ट है। तो ग्रीन कलर के कंपाउंड का फॉर्मूले का मतलब है कि वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, Na3CO CO3 होल थ्राइस, और आपके पास में आयन कौन सा है, वो कोबाल्ट आयन है, राइट। ठीक है साहब, अगर ये वाली बात भी समझ में आती है तो हम चलते हैं एक रिएक्शन और डिस्कस करने KCN के साथ। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करने, KCN के साथ। कैसे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तो बेटा जब कोबाल्ट क्लोराइड KCN से रिएक्ट करेगा तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, KCl बन जाएगा और COCN होल ट्वाइस बन जाएगा। COCN होल ट्वाइस का कलर होता है बफ कलर, लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैं एक्सेस KCN से रिएक्शन करवाता हूं तो जब भी किसी चीज का एक्सेस आता है तो कॉम्प्लेक्स बना के जाता है, कॉम्प्लेक्स बना के जाता है तो ये बनाता है K4COCN6 ब्राउन कलर का, ठीक है। K4COCN6 बनाता है जहां पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, कैलकुलेट करके देख लो। अब मैंने इसको पास करवाया H2O2 से, H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, अगर H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कोबाल्ट को कहां से कहां ले जाएगा, +2 से ले जाएगा +3 पे, K3COCN6 येलो कलर का हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वो दोनों ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। पता सारे होने चाहिए, क्वेश्चन किसी पे भी पूछा जा सकता है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पलिथ टेस्ट और KCN वाला टेस्ट, क्योंकि इन दोनों जगहों पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहां ब्रोमीन की हेल्प से हो रहा है या H2O2 की हेल्प से हो रहा है। ठीक है साहब, चलो देख लो एक बार इसको ध्यान से फटाफट से, फिर हम आगे बात करते हैं, जल्दी से देखिए।
हाँ जी, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो भैया, ओके। अब बात करते हैं निकल की। तो बेटा निकल के लिए टेस्ट ना बड़े सिंपल हैं। निकल के लिए एक पलिट टेस्ट करवा देते हैं, एक केसीएन वाला टेस्ट करा देंगे, और एक लिगेंड वाली रिएक्शन देखनी है जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है उसका। तो देखो ध्यान से, निकल के लिए सबसे पहले मैंने केसीएन यहां पढ़ाया था, तो केसीएन ही यहां पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? देखो यहां केसीएन आया था तो पहले आयन एक्सचेंज हुआ था, एक्सेस आया था तो कॉम्प्लेक्स बना था, और फिर उसका ऑक्सीडेशन हो गया था। अब यहां पे भी यही होगा, जब निकल आया केसीएन के साथ तो पहले तो आयन एक्सचेंज हो गया, NiCN होल ट्वाइस, येलो से ग्रीन बन गया, और एक्सेस आएगा तो भैया कॉम्प्लेक्स बनने से कौन रोक पाया? ना तुम ना मैं, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने। अब हम बात करते हैं आगे, पलिट टेस्ट देख लो इसका। पलिट टेस्ट में यहां क्या हो रहा था? बाइकार्बोनेट आ रहा था, पहले आपके पास में ये कंपाउंड बन रहा था जिसको ब्रोमीन ऑक्सीडाइज करके यहां ले जा रहा था। यहां क्या हो रहा है? बाइकार्बोनेट आ रहा है, पहले आपका निकल का कार्बोनेट बना रहा है निकल क्लोराइड से, और कार्बोनेट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है ब्रोमीन किसमें? Na2O3 में, जिसका कलर क्या है? ब्लैक। ये कलर्स आपको थोड़े ध्यान होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, कलर्स आपको ध्यान होने चाहिए, बाकी बात आसान है। ठीक है साहब, ये समझ में आ गई बात? अब ना आपको क्वेश्चन क्या मिलता है? क्वेश्चन आपको कहता है कोबाल्ट क्लोराइड और निकल क्लोराइड के पाउडर्ड फॉर्म के तुमने मुझे कलर बता दिए, एक ब्लू और एक येलो, बट व्हाट अबाउट देयर हाइड्रेटेड फॉर्म्स? इनकी हाइड्रेटेड फॉर्म का कलर क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है COCl2 की, जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है COCl2 की, उसका कलर होता है पिंक, और जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है NiCl2 की, उसका कलर होता है बेटा ग्रीन। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अपने को आना चाहिए। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में कलर है आपके ब्लू और येलो, और हाइड्रेटेड फॉर्म में कलर है पिंक और ग्रीन। ठीक है, चलो साहब, ये हो गई हमारे पास में कोबाल्ट और निकल के टेस्ट। तो हमने ग्रुप 4 के सारे टेस्ट समझ लिए क्या ढंग से? हमने ग्रुप 4 में क्या क्या बातें कर ली? हमने बात कर ली ग्रुप 4 के अंदर सबसे पहले जिंक की। जिंक की जब बात हम कर रहे थे तो हमने जिंक की कुछ कुछ रिएक्शंस देखी। आओ एक बार फटाफट से लुक ले लेते हैं। अगर हमने जिंक की बात करी सबसे पहले, तो हमने बोला जिंक के केस में कि हमारे पास में डाइल्यूट HCl से ZnCl2 बना था। अब एक रिएक्शन NaOH से हुआ जहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है सॉल्युबल, एक रिएक्शन NH4OH से हुआ जहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है सॉल्युबल, एक रिएक्शन K4FeCN6 से हुआ जहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें Fe+2 में ही रहता है, और NaOH से रिएक्ट करके वापस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका। ये थे जिंक के टेस्ट। जब हमने बात करी थी मैंगनीज की, तो मैंगनीज में हमने दो तरीके के टेस्ट पढ़े थे। हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने बोला था मैंगनीज के केस में NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो पहले मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड बनेगा जो एयर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा ब्राउन कलर का, पर जब इसका PbO2 HNO3 से कराओगे तो पायरोलोसाइड बनेगा जो अल्टीमेटली इसको पर मैंगनीक एसिड में लाके छोड़ेगा वॉयलेट कलर में। ठीक है साहब, जब ये हो गई थी मैंगनीज के टेस्ट की बात, तो हमने करी कोबाल्ट और निकल की। कोबाल्ट और निकल में हमने क्या करे? हमने कुछ कुछ तरीके के टेस्ट पढ़े। हमने कोबाल्ट और निकल में बोला कि कोबाल्ट और निकल पहली बात तो डाइल्यूट HCl में नहीं डिसॉल्व होते, ये एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होते हैं, और एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होकर ये बनाता है क्लोराइड, और ये भी बनाता है क्लोराइड, जिसमें इसका कलर है ब्लू और उसका कलर है येलो। ठीक है साहब, अब मैंने इसके ब्लू कलर के लिए 4 रिएक्शंस पढ़ाई है आपको। पहले मैंने बताया पोटेशियम थायोसाइनेट, फिर हमने बात करी KNa2CH3COH, फिर हमने करा एक पलिट टेस्ट, और एक हमने करा KCN। यहां पे आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही थी, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पे यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हमने बात करी NiCl2 की। जब NiCl2 की बात करी तो पहले भाई KCN से रिएक्शन करवाया, फिर इसका पलिट टेस्ट करवाया, आखिरी रिएक्शन आती है DMG के साथ। मैंने कहा था एक आखिरी रिएक्शन बचेगी लिगेंड वाली। बेटा DMG का नाम क्या होता है? DMG का नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। DMG का नाम क्या होता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। और ये निकल के साथ जब कंपाउंड बनाता है NiDMG होल ट्वाइस, तो बेटा इसका PPT होता है रोजी रेड कलर का। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स चेक करना और देखना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसका स्ट्रक्चर ना हाईली स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है ये भी चेक करना। PPT का कलर मैंने बता दिया, जो भी मेरे काम की बात थी, रोजी रेड। ठीक है साहब, चलो निकल के टेस्ट हो गए खत्म। अब शुरू करते हैं ग्रुप 5। ऑलमोस्ट ये हमारा आखिरी टेस्ट ही है, क्योंकि ग्रुप 6 और ग्रुप 0 तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। ग्रुप 6 ग्रुप 0 डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको तो बस एक बार नजरों से निकालना है। ग्रुप 5 डिस्कस करना है। ग्रुप 5 बहुत आसान और बहुत छोटा सा है,
बहुत आसान और बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। ग्रुप 5 में आपके कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आयंस की आपको ट्रिक बताई हुई थी, कौन कौन से होते हैं, कन्या बड़ी सुंदर Ca2+, Ba2+, Sr2+, राइट, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान है, यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट एक्सेस में डलता है तो ये अपने कार्बोनेट्स की फॉर्म में आते हैं जिनका सभी का कलर व्हाइट होता है, ऑल व्हाइट। अच्छा, कार्बोनेट्स आ गए। मैंने सबसे पहले इनके पीपीटी को डिसॉल्व किया एसिटिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व किया, एसिटिक एसिड में। जब सारे के सारे एसिटिक एसिड में जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम एसीटेट, ये क्या बनाएगा, बेरियम एसीटेट, ये क्या बनाएगा, स्ट्रोंशियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, बेरियम एसीटेट और स्ट्रोंशियम एसीटेट, सही बात है। जब इनके एसीटेट्स बन गए तुम्हारे पास, अब हम हर किसी के एसीटेट को क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शन में चेक करते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक बार डाला अमोनियम ऑक्सिलेट, एक बार मैंने डाला पोटेशियम क्रोमेट, एक बार मैंने डाला अमोनियम सल्फेट। तो जब मैं अमोनियम ऑक्सिलेट डालूं या अमोनियम सल्फेट डालूं, अमोनियम ऑक्सिलेट के केस में क्या होगा, कैल्शियम पीपीटी बना लेगा व्हाइट कलर का, और अमोनियम सल्फेट में क्या होगा, स्ट्रोंशियम पीपीटी बना लेगा व्हाइट कलर का। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की बात तो ऐसे हो गई। पर अगर मैं पोटेशियम क्रोमेट डालूंगा तो वहां पे उस केस में कौन पीपीटी बना लेगा, BaCrO4, किस कलर का, येलो। तो आपको ये याद रखना है, व्हाइट येलो व्हाइट, कि जब अमोनियम ऑक्सिलेट डलता है तो कैल्शियम पीपीटी बनाता है, पर जब अमोनियम सल्फेट डलता है तो स्ट्रोंशियम पीपीटी बनाता है, और जब हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट डलता है तो बेरियम पीपीटी बनाता है। इसका कलर होता है व्हाइट, इसका होता है येलो और इसका होता है व्हाइट। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब। जब ये हमारे पास में टेस्ट आ गए तो बेटा यहां से आपको कैल्शियम मिल जाएगा, यहां से आपको बेरियम मिल जाएगा और यहां से आपको स्ट्रोंशियम मिल जाएगा। आसान है, व्हाइट येलो व्हाइट। ठीक है, इसको टेस्ट करने का ना एक तरीका और होता है, फ्लेम टेस्ट। ऑल्दो हमने अभी तक ड्राई टेस्ट पढ़े नहीं है, हम तो वेट टेस्ट ही पढ़ रहे हैं इतनी देर से, टेस्ट ट्यूब वाले टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एक ड्राई टेस्ट का पार्ट होता है जिसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। पर हाँ, फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं ये समझ लो। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, आपके पास में आपका जो भी सॉल्ट सैंपल है, आप उसे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हो। जो भी सॉल्ट सैंपल है उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो। वो जो पेस्ट आपका बन गया, वो जो पेस्ट आपका बन गया, उस पेस्ट में आप क्या डुबाते हो, या तो प्लैटिनम की वायर या फिर ग्लास की रॉड। वो जो पेस्ट आपका बन गया उसमें आप या तो प्लैटिनम की वायर को डिप करते हो या ग्लास की रॉड को। अब जैसे आपने वायर को डिप किया, उस वायर पे लग गया वो वाला पेस्ट, अब आप उसको लेके चले जाते हो बंसन फ्लेम पे। कहां लेके चले जाते हो, बंसन फ्लेम पे। जैसे ही बंसन फ्लेम को लेके जाते हो, अब जिस तरीके का सॉल्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्लेम का कलर मिलेगा। सपोज करो प्लैटिनम वायर को तुम जब फ्लेम पे लेके गए और उस फ्लेम पे कलर आ गया ब्रिक रेड, तो वो किसका प्रूफ है, कैल्शियम का। यदि कलर आ गया क्रिम्सन रेड तो वो किसका प्रूफ है, स्ट्रोंशियम का। और यदि कलर आ गया एप्पल ग्रीन, यदि कलर आ गया एप्पल ग्रीन तो वो किसका प्रूफ है, बेरियम का। भाई ये तो हमने एस ब्लॉक में पढ़े हुए हैं फ्लेम टेस्ट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। तो हमारे पास में ब्रिक रेड क्या होता है, ऑरेंजिश रेड कलर होता है, ईंट जैसा कलर। क्रिम्सन रेड क्या होता है, पिंकिश रेड होता है। और एप्पल ग्रीन तो आप समझते ही हो। तो जो भी आपकी प्लैटिनम वायर फ्लेम में जो कलर देगी, हमारे पास उस करस्पॉन्डिंग मेटल की वो बातचीत हो जाएगी। समझ में आई क्या बात, पक्का अच्छे से। ठीक है भाई, अगर ये भी समझ में आ गया तो इसके साथ में तुम लोगों का ग्रुप 5 भी हंसते खेलते क्या हो गया, समाप्त। ग्रुप 5 भी हंसते खेलते क्या हो गया, समाप्त। तो बेटा अगर आप नोटिस करो तो ग्रुप 1, 2A, 2B वही है जो बहुत बड़े बड़े हैं। ग्रुप 3, 4, 5 में इतनी कोई खास बात है नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे ना। ग्रुप 3, 4, 5 अगर आसानी से याद हो जाएंगे तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। अगला ग्रुप क्या है हमारा भाई, ग्रुप 6। अगर ग्रुप 6 की बात करनी है तो बेटा ग्रुप 6 में तो आपका एक ही स्पीशी होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम आयन जो है उसको आप किससे रिएक्ट करवाते हो, ये कब काम आएगा ग्रुप 6, तो हमने बात करी थी जब आपके वो तमाम टेस्ट जो आप ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ करवा रहे थे, अगर उनमें से किसी के साथ भी कुछ भी काम नहीं बना, आपका डाइल्यूट HCl डालने पे नहीं बना, H2S डालने पे नहीं बना, वो HNO3 हीट करके कूल करके NH4Cl NH4OH डाल के हाइड्रोक्साइड भी नहीं बना, फिर NH4OH और NH4 होल्टवाइज CO3 डालने पे कार्बोनेट में भी नहीं बना, H2S में भी नहीं बना, कहीं पे भी अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वो सॉल्ट इन पांचों ग्रुप में से तो कहीं का नहीं है, तो ग्रुप 6 का है। और ग्रुप 6 का है तो इसके लिए एक ही टेस्ट करवाना होता है। क्या करवाना होता है, अमोनियम क्लोराइड को डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्ट करवा दो। अमोनियम क्लोराइड को डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्ट करवा दो। जब करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, MgNH4PO4 व्हाइट कलर का पीपीटी।
और अगर व्हाइट कलर का पीपीटी आ गया तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन देयर, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ये क्या कंफर्म करता है? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है कि ये ग्रुप नंबर 6 का है। ठीक है, अच्छा, अगर ग्रुप नंबर 6 की बात समझ में आती है तो अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 0 की। आखिरी ग्रुप जो हमारा बेसिक रेडिकल का होता है, ग्रुप नंबर 0। ग्रुप नंबर 0 में क्या होता है बेटा? तो ग्रुप नंबर 0 में ना आप अमोनियम आयन लेते हो। आप क्या लेते हो? अमोनियम आयन लेते हो और उसका रिएक्शन करवाते हो नेस्लर्स रिएजेंट से। अमोनियम आयन का रिएक्शन किससे करवाते हो? नेस्लर रिएजेंट से। याद करो नेस्लर रिएजेंट क्या होता था? K2HgI4 और KOH। और बेटा याद है कि K2HgI4 हमने कहां बनाया था? K2HgI4 हमने बनाया था जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कंफर्मेटरी टेस्ट 2A और 2B की। जब हमने K2HgI4 बनाया था, कलरलेस बना था, हमने कहा था नेस्लर रिएजेंट का हिस्सा है। तो बेटा ये टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पी ब्लॉक के अंदर भी। ये टेस्ट आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं पी ब्लॉक के अंदर भी, अभी फिर से बता रहे हैं कि ये जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन पे जब नेस्लर रिएजेंट जाके अटैक करता है ना, तो बेटा आपके पास एक कंपाउंड बनता है ये NH2HgOHgI, NH2HgOHgI, और इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, स्टैंडर्ड नाम है इसका। इस पे मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा बात हमें करनी है। एक तो देखो इसका कलर होता है ब्राउन। एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम मरकरी पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मरकरी पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? NH2 को होता है -1, मरकरी को X मान लो, ऑक्साइड है तो -2, फिर मरकरी को X मान लो और आयोडीन है तो -1, और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो चार्ज आ गया 0। अगर ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है और चार्ज आ गया 0 तो इसको सॉल्व करना, ये क्या बनेगा? -1 + x -2 + x -1 = 0। तो ये बन गया आपका 2x। क्या बन गया बेटा? ये आपका ये बन गया 2x -1 -2 -3 -1 -4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। तो यहां मरकरी पे क्या स्टेट है? +2, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। दिस इज ग्रुप 0 का कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसके साथ में बेटा हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने इसके साथ में अपने सारे ग्रुप के टेस्ट क्या कर दिए? नक्की कर दिए। हम लोगों ने ग्रुप 1, ग्रुप 2A और ग्रुप 2B, ये तो लास्ट सेशन में ही कर लिया था। ये तो हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। और आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कर दिया? हमने ग्रुप 3 का टेस्ट समझ लिया सारा, हमने ग्रुप 4 के टेस्ट कर लिए, हमने ग्रुप 5 के टेस्ट कर लिए, और साथ में ग्रुप 6 और ग्रुप 0 में निपटा दिया। एक बात और हमने करी थी, ग्रुप 6 और ग्रुप 0 के लिए कुछ अलग से कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इनके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वही इनके क्या हो जाते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट भी हो जाते हैं। सही बात है? पक्का? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आप लोगों को बेटा जी क्या करना है? आप लोगों को घर पे पूरे के पूरे सारे के सारे टेस्ट क्या करने हैं? ढंग से रिवाइज करने हैं। ठीक है, आपने सारे बेसिक रेडिकल्स पढ़ लिए हैं। एक एक पन्ना उठा लो और एक एक पेज पे सारे ग्रुप के छाप दो। जैसे सबसे पहले ग्रुप 1 रिवाइज किया, ग्रुप 1 लिख के देख लिया। ग्रुप 2A रिवाइज किया, सारे टेस्ट लिख के देख लिए। ग्रुप 2B रिवाइज किया, सारे लिख के देख लिए। 3, 4, 5, 6, 0। 6 और 0 तुम्हें लग रहा है आसान है, एक एक रिएक्शन है। कभी कभी ना हम इसको इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसी पे आया हुआ डायरेक्ट सवाल भी गलत करके आ जाते हैं, चमकता ही नहीं है। बच्चे को नेस्लर्स रिएजेंट याद ही नहीं आता अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए है, तो वो गलतियां भी नहीं करनी है, हमें बहुत तसल्ली से काम करना है। ठीक है, ग्रुप 2A ग्रुप 2B में वो कॉपर कैडमियम वाली जब बातें करी थी हमने ग्रुप 2A के अंदर, तो वो जब चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आया था, आपका CDS कब निकला था, H2S के साथ क्या आया था, KCN के साथ क्या रिएक्शन आई थी, सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, पक्का? तो इसके साथ में आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग डीपीपी सॉल्व करके आइएगा, अपने नोट्स बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा ड्राई टेस्ट की। ड्राई टेस्ट होते हैं बहुत सारे तरीके के, चारकोल कैविटी टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट होता है, अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो वो ड्राई टेस्ट को हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है साहब, चलिए तो थैंक यू सो मच। डीपीपी करके आइएगा, लेक्चर रिवाइज करके आइएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।